नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 मई को यूपी पीसीएस का पेपर है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर होगा और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यूपी पीसीएस का पेपर तो देंगे ही देंगे, अगले महीने जून में 26 और 27 तारीख को होने वाली वीडियो एग्जाम का पेपर भी देंगे। तो बिल्कुल देना चाहिए। शानदार तरीके से तैयारी आपकी होगी ही, चल भी रही होगी। और हाँ, लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा ये मत परेशान होइएगा कि रिवीजन ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। इन सब के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम पर अगर आप कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत फैक्चुअल डाटा अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट का, और ऐसा फैक्चुअल डाटा कोई करंट अफेयर्स का हो सकता है, इकोनॉमी का हो सकता है, तो हल्का फुल्का कुछ अगर रिवीजन करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा। हालांकि ये कहते हुए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं कितना भी मना कर लूं या कोई कितना भी आपको मना करे, आप लास्ट मोमेंट पर भी कुछ ना कुछ रिवीजन करते ही जाते हैं। अक्सर ये ह्यूमन नेचर है। कई बार तो एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले भी बुक लेकर बिल्कुल जो है ना रिवीजन करते हुए जाते हैं और चुपके से बुक रख के अंदर चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा करते भी हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस ये है कि आप पैनिक मत होइएगा कि अरे यार ये डाटा तो तैयारी नहीं हो रहा है, पता नहीं एग्जाम में अगर यही आ गया तो क्या करूंगा, अरे इस बार पेपर कैसा जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, जो होना है वही होगा। ठीक है, जो मेहनत करनी थी वो आपने करी है। अब लास्ट टाइम पर पैनिक होंगे अगर, तो जो आपका तैयार है वहां से क्वेश्चन आएगा तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिल मारिए, आराम से एग्जाम हॉल में जाइए। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एडमिट कार्ड का जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उस पर जो भी जानकारियां लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या लेकर जाना है। जैसे 2 फोटो लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, तो ये सब चीजें उसमें पढ़ लीजिएगा और आराम से एग्जाम हॉल में जाइए। ठीक है, और अच्छे से कूल माइंड से बैठिए। और एग्जाम में ऐसा भी कई बार होता है कि आपको जो सेट मिला हो सकता है वो बहुत ज्यादा है ना स्टार्टिंग में ही टफ लेवल के क्वेश्चन दे दे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो ऐसा परेशान नहीं होना है। जो पेपर आपको मिला है, जैसे क्वेश्चन आपको मिले हैं वैसे ही क्वेश्चन सबको मिलेंगे। बाकियों का क्वेश्चन इजी नहीं होगा। ठीक है, अगर टफ आपको लग रहा है तो बाकियों को भी टफ लग रहा होगा, अगर आपको इजी लग रहा है तो बाकियों को भी इजी लग रहा होगा। मतलब मेहनत करने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही पेपर देने वालों की बात कर रहे हैं। तो अच्छे से पेपर देकर आइए। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा दोस्तों। और हाँ, हमारा जो बहुप्रतिष्ठित बैच गेम चेंजर बैच है, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए है स्पेशली, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यूपी का करंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है, वहां से कुछ चुनिंदा कंटेंट आपको इस सेशन में उपलब्ध करा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो अगले 1 से 1.5 घंटे ये इसी सेशन में चलने वाला है। बिल्कुल आप इसको देखिए और अच्छे से इसको एक बार रिवीजन करके तैयार करके जाइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एंजॉय करिए पूरा सेशन। अगेन ऑल द बेस्ट। अच्छा, हम सबसे पहले बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। देखो, टाइगर प्रोजेक्ट की बात क्यों करने जा रहे हैं ये भी समझिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट हम जानते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था 9 अप्रैल 1973 को। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात इसलिए करने जा रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर में हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे कि अभी हाल ही में टाइगर सेंसस पर रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो चूंकि टाइगर सेंसस पे अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसी वजह से क्या कर रहे हैं, इसी वजह से हम जो है आज सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट ही पढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो जान लीजिए कि 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को, चूंकि 9 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था, इस वजह से 9 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, 9 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष पूरे हुए। कितने पूरे हो गए? 50 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 50 वर्ष पूरे हो गए, समझ रहे हैं, मतलब 50 साल पूरा हो गया। और यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस तिथि को प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट हुए, 50 साल पूरे हुए। ठीक है, तो ये जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट टाइगर जो भी कहिए, इसमें आप देखिएगा एक चीज ये कि भाई टोटल कितने टाइगर प्रोजेक्ट, टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। टोटल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या हाल ही में बढ़कर कितनी हो गई है, टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या हाल ही में बढ़कर 54 हो गई है। समझ रहे भाई, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है
ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लिख देते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर ही ज्यादा जगहों पर लिखा रहता है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या दोस्त, ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, इस प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया प्रोजेक्ट टाइगर जो कि स्टार्ट हुआ था 9 अप्रैल 1973 को, इसके 50 साल पूरे हो गए 9 अप्रैल 2023 को। और इस मौके पर जो टाइगर सेंसस जारी हुई है, 5वीं टाइगर सेंसस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी की गई है मैसूर से। कहां से जारी की गई है? मैसूर से जारी की गई है। ठीक है, अब टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। और याद यह भी रखना है कि ये जो टोटल एरिया है भारत का, इंडिया का कितना कवर करता है? इंडिया का 2.4% क्षेत्र कवर होता है। 2.4% क्षेत्र कवर करता है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब भारत की जो टोटल, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो क्षेत्र है वो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। वैसे याद करिए तो आपको याद होगा कि भारत भी पूरी दुनिया का 2.4% कवर करता है। भारत का जो क्षेत्रफल है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है, वो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? एग्जैक्टली 2.4% ही है। और टाइगर रिजर्व इंडिया में जो 54 है, ये टोटल जो एरिया कवर करते हैं, इंडिया का टोटल एरिया। तो इंडिया के जो टोटल एरिया में टाइगर रिजर्व का योगदान है वो 2.4% है। ठीक है, कितना है? 2.4% है। अब यह जानना जरूरी है कि 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, यह भी जानना जरूरी है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब इतना सब जान रहे हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, यह भी जानना जरूरी है कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। समझ रहे हैं? यह भी जानना जरूरी है कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है वो तो खैर आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि करंट में जो कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसको हम किससे रिलेट करते हुए चलेंगे, है ना? जो इतिहास है, जो स्टैटिक है, उससे भी जोड़कर देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 53वें टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो इसका नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ठीक है, क्या नाम है? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। क्या है भैया? तमोर पिंगला। कहां पर स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां पर स्थित है दोस्त? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है भैया। अच्छा, 53वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम क्या है? रानीगंज। ठीक है, रानीगंज टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रानीगंज टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीगंज टाइगर रिजर्व जो कि यूपी का क्या है भैया? यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। कहां पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक, नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पर है। तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पर है। एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी क्लास में अगर इत्मीनान से पढ़ेंगे, शांति से एकदम पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, बिना कोई शक किए कि सर ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, और सवालों को जब भी पूछना हो तो क्लास के अंत में पूछिएगा। बीच में पूछेंगे तो मेरी आदत खराब है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ठीक है, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। सीधी सी बात है, जो मेरी कमजोरी है मैं बता रहा हूं कि अगर आप पहले डिस्टर्ब करेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए जो भी पूछना होगा लास्ट में पूछना। ठीक, मन होता है ना, मन से पढ़ाने आता हूं तो बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर खराब लगता है। ठीक, आपको जो कुछ भी चाहिए सब आपके बैच में मिल जाएगा। यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
नागार्जुन सागर श्रीशैलम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? बोर है। बोर नहीं होंगे आप, कहां पर स्थित है पता है? महाराष्ट्र में स्थित है। फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट तो जिम कार्बेट था, जिसका नाम चेंज हो चुका है और अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा टाइगर रिजर्व हो चुका है, जो कि कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें करंट अफेयर्स का डाटा क्या है? इसमें करंट अफेयर्स का डाटा यह है कि 9 अप्रैल 2023 को हाल ही में 50 साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के। टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो गए। 54वां हाल ही में घोषित हो गया छत्तीसगढ़ वाला, 53वां हाल ही में घोषित हो गया उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है, हाँ। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और ये पहला, ये पुरानी बात हो गई। ठीक है, नई बातों के साथ साथ पुरानी बातों को भी जोड़कर चलेंगे, तभी हम चीजें अच्छे से कर पाएंगे। यह आप भली भांति जानते होंगे क्यों। चलिए अब हम बात करते हैं जरा टाइगर सेंसस की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम टाइगर सेंसस की बात करेंगे। ठीक, टाइगर सेंसस। ठीक, जब हम टाइगर सेंसस की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो जरा समझिएगा। टाइगर सेंसस की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप देखिए पहला टाइगर सेंसस कब हुआ था पता है? पहला टाइगर सेंसस हुआ था 2006 में। दूसरा टाइगर सेंसस कब हुआ दोस्त? 2010 में हुआ। तीसरा टाइगर सेंसस कब हुआ? तो तीसरा टाइगर सेंसस हुआ 2014 में। चौथा टाइगर सेंसस कब हुआ? तो चौथा टाइगर सेंसस हुआ 2018 में, है ना। और पांचवा टाइगर सेंसस कब हुआ? तो पांचवा वाला ही तो आपको याद कराना है, इसीलिए तो ये तामझाम हो रहा है। पांचवा टाइगर सेंसस हुआ 2022 में। अब यहां से कौन सा डाटा आपको याद करना है? तो यहां से आपको जो डाटा याद करना है वो दो याद करने हैं। कौन कौन से दो याद करने हैं? एक तो ये कि पहला कब हुआ और दूसरा ये कि हाल ही में कौन सी टाइगर सेंसस की रिपोर्ट जारी की गई है। क्या करना है आपको? दो बातें याद करनी है। क्या? सॉरी, दो बातें आपको याद करनी है कि पहला टाइगर जनगणना, पहली टाइगर गणना, जनगणना नहीं, पहली टाइगर गणना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और जो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है ये कौन सी है? ये पांचवी है। ये क्या है? पांचवी है। और याद रहे एक और जबरदस्त सी बात आपको याद करनी है, वो ये कि ये जो 2022 वाली है, अच्छा इसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की गई है, याद रहे। ठीक है, ये रिपोर्ट पेश कब हुई है? 2022 वाली जो अभी टाइगर सेंसस जारी हुआ है, तो 2022 वाली टाइगर सेंसस की जो रिपोर्ट है ना दोस्त, ये अभी जारी हुई है 9 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो जो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट है 2022 वाली, वो 2023 में जारी हुई है 9 अप्रैल 2023 को, मतलब इसी महीने में, अभी अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है। मोदी जी के द्वारा जारी की गई थी। कहां से जारी की गई थी? तो मैसूर से जारी की गई थी, कर्नाटक के मैसूर से। अब 2022 का जो टाइगर सेंसस है, यह भी याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे है। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यह बात भी आपको यहां पर याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब जरा यह ध्यान दीजिए कि अब हम बात करते हैं टाइगर की संख्या पर। किसकी बात कर लेते हैं? टाइगर की संख्या पर बात कर लेते हैं। तो जब हम टाइगर की संख्या पर बात करें, क्योंकि टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई है, तो टाइगरों की संख्या पर बात तो होनी ही चाहिए। ठीक है, हाँ। तो आप देखेंगे कि जो टाइगरों की संख्या है वो टोटल कितनी हो गई है? लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 3167 हो गई है। कितनी हो गई है दोस्त? 3167 हो गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, हाँ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइगर्स की संख्या। नोट्स के मामले में मैं कहूंगा कि मैं जैसे जैसे पढ़ाते चल रहा हूं, आप साथ में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जैसे हमने ये बताया, तो जैसे जैसे मैं यहां लिखते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं, आप लिखते चलिए, बनाते चलिए। मेरी जितनी स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड तो आपकी हो ही सकती है ना, एटलीस्ट बराबर तो हो ही सकती है। बट फिर भी नोट करते समय बीच में अगर कुछ छूट जाए तो उतना जगह छोड़ दीजिएगा। बाद में यही पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोड होगा, वहां से डाउनलोड करके आप उसे नोट कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या वाली बात
नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, तो भैया अच्छा वर्ल्ड में कितनी है, वर्ल्ड में 3890, वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो कितनी है वर्ल्ड में, मतलब भारत में जो आबादी है वो 3167 है और पूरी दुनिया की बात करेंगे तो 3890 है, ठीक है। किसके अनुसार भाई, तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार, फंड के अनुसार, ठीक है। तो एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कौन सी है दोस्त, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके अनुसार, ठीक है, 3890 है। और आपको यह भी बता दें कि ये जो 3890 का डाटा है ये +200 हुआ है पिछले 4 सालों में। कितना हुआ है, +200 हुआ है कितने सालों में, पिछले 4 सालों में। भारत में जो आबादी है, भारत में, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में विश्व के 75% बाघ पाए जाते हैं, 75% बाघ पाए जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, जी हाँ बहुत बड़ी बात है दोस्त। पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं, पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं, पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं, पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं, उन सभी टाइगर्स की संख्या का 75%, कितना 75% कहां पाए जाते हैं, इंडिया में। मतलब ये कितना हो गया, इसको आप कहेंगे 3/4, क्या कहेंगे आप इसको, इसको आप कहेंगे 3/4 पाए जाते हैं। अगर हम टॉप स्टेट की बात करें तो टॉप स्टेट में वही पुराना मामला है, ठीक है, कुछ भी नया इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो टॉप स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है 526 टाइगर्स के साथ, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है 524 टाइगर के साथ, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, ठीक है, 442 टाइगर्स के साथ। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो टाइगर्स की संख्या है वो 173 है। उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है, 173 है, ठीक। और अगर हम टाइगर्स की ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ रेट का मतलब समझ रहे हैं, हाँ मतलब वृद्धि दर, तो अगर हम इनकी वृद्धि दर की बात करते हैं तो 6% पर ईयर। काफी है यार, बहुत है, हाँ और क्या, बहुत है अपने आप में दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो ये डाटा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर जितना डाटा देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधी सीधी बात है कि टाइगर्स की संख्या दुनिया में कितनी है ना, तो 3890 है और इंडिया में कितनी है, 3167 है। तो इस लिहाज से भारत में विश्व का 75% बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात करें तो 6% पर ईयर की दर से ये बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में 173 और इधर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटक में 524 है। तो इतना तो आपको डाटा याद करना पड़ेगा। अब यहीं पर जान लेंगे क्या, यहीं पर जान लेंगे कि भाई टाइगर स्टेट किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है कि टाइगर स्टेट किसे कहेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं उसी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और एक और बात है क्या, कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसको भाई, कैलाश सांखला को कहा जाता है, समझ रहे हैं, कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है, कैलाश सांखला को, हाँ जैसे वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, हाँ अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना, हाँ ये पिछले 4 सालों में है, ये 3890 में जो +200 हुआ ये पिछले 4 सालों का है, ठीक है। एकदम सीधा सा है कि पूरी दुनिया में 3890 है, उसका 3167 भारत में है। और इस प्रकार से भारत में विश्व का 75% बाघ पाए जाते हैं। ग्रोथ रेट अर्थात वृद्धि दर की बात करें, ठीक है, ग्रोथ रेट अर्थात वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर कितनी है भाई, वृद्धि दर सीधा सीधा आप देख सकते हैं 6% पर ईयर है। उत्तर प्रदेश में 173 है, एमपी कर्नाटक यूके में आप देख ही रहे हैं। टाइगर स्टेट और टाइगर मैन भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक।
अब एक और शानदार सी बात बताते हैं। दरअसल में मोदी जी ने टाइगर सेंसस को लॉन्च करने का, है ना, टाइगर सेंसस जारी करने के मौके पर एक और काम किया है। मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से चर्चा में आए दिन आते रहते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। किसकी बात करेंगे? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो अगर आप देखेंगे क्या, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये क्या है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करें, तो ये कब लॉन्च हुआ है? 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ है। लॉन्च कह लीजिए, स्टार्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए चलेगा। लॉन्च कहिए, स्टार्ट कहिए। कहां से लॉन्च हुआ है? तो भैया प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर से लॉन्च किया। कर्नाटक के मैसूर से लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? मैसूर से लॉन्च किया। ये होता क्या है? ये होता क्या है तो समझिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है ना। इसमें आप समझिए, वे देश शामिल हैं या वे देश शामिल होंगे, वे देश शामिल होंगे। हाँ, अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी देखते हैं कि कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन नहीं। वे देश शामिल होंगे जहां बिग कैट प्रजाति की, बिग कैट, कैट जानते हैं ना, कैट मतलब बिल्ली, है ना। हाँ, बिल्ली मौसी। बिग कैट आप जानते हैं। तो देखिए, बिग कैट है ना, कैट का मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली हम लोग अपने घरों के आसपास गांव गिराव में देखते थे, अब तो खैर बहुत कम दिखती हैं। तो बिल्ली आपने देखा है, बिल्ली जो होती है, बिल्ली के अगर आप शरीर पर देखेंगे, बॉडी पर देखेंगे, तो कुछ धारियां होती हैं, कुछ निशानियां होती हैं, होती है नहीं, कुछ धारियां होती है, कुछ निशानियां होती हैं, ऐसा लगता है जैसे डिजाइन बना हुआ हो। तो जिस प्रकार से बिल्ली की बॉडी पर धारियां होती हैं, निशानियां होती हैं, उसी प्रकार से, है ना, जो तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ होता है, चीता होता है, शेर होता है, जगुआर होता है, पूमा होता है, टाइगर होता है, इनकी भी शरीर पर, इनकी भी बॉडी पर क्या होते हैं? ये धारियां होती। तो ऐसे जीवों को, ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? बिग कैट कहा जाता है, क्योंकि वो बड़ी बिल्लियां हैं। ठीक है, वो क्या है? बड़ी बिल्लियां हैं। ठीक है, तो वे देश शामिल होंगे जहां बिग कैट प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। जैसे में अगर हम देखें, तो जैसे में हम कह सकते हैं कि जैसे हो गया भैया टाइगर ही हो गया। ठीक है, जैसे टाइगर हो गया, शेर हो गया, मतलब लॉयन हो गया। ठीक है, और तेंदुआ हो गया, तेंदुआ। ठीक है, पूमा हो गया, पूमा करके भी एक जीव है, पता नहीं कैसा लगता है ये। हिम तेंदुआ, हाँ, एक हिम तेंदुआ है, तो हिम तेंदुआ को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और कौन सा है? जगुआर है, जगुआर। ठीक है, तो ये वो कुछ जीव है प्रमुख जो बिग कैट में शामिल होता है। ठीक है, धन्यवाद भाई मुकेश। और देखा जाए भाई, देखिए इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है पता है? इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि कुल मिलाकर दुनिया के 97 देश शामिल हो सकते हैं। ठीक है, कितने भैया? इसमें यहां लिख भी देते हैं, मेंशन कर देते हैं, इसमें 97 देश शामिल होंगे। ठीक है, कितने देश शामिल होंगे? इसमें 97 देश शामिल होंगे। तो बिल्कुल याद रखना है, इसमें 97 देश शामिल होंगे। ठीक है, इतना पर्याप्त है, इतना जो है पर्याप्त है इसके मामले में। एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। और वीके का जीके अंदाज में है, बिल्कुल है। हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि जब पढ़ ही रहे हैं वीके का जीके, तो क्यों ही पढ़ने दें किसी को फीके। क्यों भैया डीके?
ठीक है, तो शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़िया बढ़िया सा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास करते रहेंगे अच्छे से। ठीक है, हमारा प्रयास, हम पढ़ाएं कुछ बेहतर, कुछ शानदार, कुछ दमदार। आइए, ये तो बात हो गई भैया टाइगर वाली, जितनी भी टाइगर वाला मामला था पूरा जो है खत्म हो गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ बढ़िया सा, दूसरे टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं जरा सोलर एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी पर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो इसलिए सोलर एनर्जी पर बात करने जा रहे हैं। सोलर एनर्जी का मतलब जानते हैं? सोलर एनर्जी का मतलब हो जाता है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी का मतलब है सौर ऊर्जा। और आपको बताते चले कि रिन्यूएबल एनर्जी तो आपने सुना ही होगा, है ना? रिन्यूएबल एनर्जी आपने सुना होगा, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो किसको कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी उसको कहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसे विंड एनर्जी हो गई, मतलब पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई। हाँ, जल विद्युत ऊर्जा भी, ये भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। या इस तरह की और भी भूतापी ऊर्जा हो गई, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा हो गई। तो समझेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है जिस रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से, उसमें पहले नंबर पर आता है हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब हाइड्रो एनर्जी, मतलब जल विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा पहले नंबर पर आता है, पवन विद्युत ऊर्जा दूसरे नंबर पर आता है, और सौर विद्युत ऊर्जा तीसरे नंबर पर आता है। मतलब समझ रहे हैं? हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं इसको। मैं इसको अगले पेज पर बता भी देता हूं। नवीकरणीय ऊर्जा के, नवीकरणीय, ठीक है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम फ्यूचर में टाइम बढ़ा भी लेंगे, घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ा लेंगे, 1.5 घंटे पढ़ा लेंगे, बट ये है कि आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, वादा रहा। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, ये हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। तो जब आप नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पर जाएंगे, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, तो इसमें पहले नंबर पर क्या आता है? जल आता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? पवन आता है। और फिर तीसरे नंबर पर फिलहाल आता है क्या? ये क्या नाम है इसका? सौर ऊर्जा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है पर्यावरण को। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है। तो ये तो खैर जानते रहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत की। वैसे भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो वो तो आप जानते हैं। क्यों? अगर हम कहें भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ओवरऑल अगर हम कहते हैं भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ओवरऑल की बात हो जाती है यहाँ। और जब भी आप भारत में ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर पर क्या आता है भाई? इसमें तो पहले नंबर पर आ जाता है आपका, इसमें पहले नंबर पर आ जाता है तापीय, है ना, ताप विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये ताप विद्युत ऊर्जा, ठीक है, या तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा इसमें पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक है, और तापीय ऊर्जा भी 3 प्रकार की होती है, तो उसमें पहले नंबर पर आता है कोयला। भाई अगर आप देखेंगे भारत में ऊर्जा के मुख्य स्रोत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भारत में मुख्य ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो पहले नंबर पर तापीय ऊर्जा आती है, मतलब थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या आता है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या आता है? इसमें 3 तरह के संयंत्र आते हैं, 3 तरह के प्रोजेक्ट आते हैं। इसमें पहला होता है कोयला आधारित संयंत्र, दूसरा होता है तेल आधारित संयंत्र, और तीसरा होता है गैस आधारित संयंत्र। समझ रहे हैं? तो वो भी सीक्वेंस से ही लिखा है। मतलब भारत में ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है उसमें तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है पहले नंबर पर है, और तापीय ऊर्जा संयंत्र में पहले नंबर पर कोयला, दूसरे पर तेल और तीसरे पर गैस है। अब यहां पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। किस मामले में सावधानी? जैसे सपोज करिए कि आपसे पूछा जाए कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो अगर आपसे कहता है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बता दो, तो आपको या तो आंसर तापीय ऊर्जा बताना है अगर ऑप्शन में मिलता है,
और नहीं तो फिर आपको आंसर क्या बताना है, कोयला आधारित संयंत्र। ठीक है, हाँ। इसमें फिर दूसरे नंबर पर, ओवरऑल में दूसरे नंबर पर कौन आता है, जल विद्युत संयंत्र आता है। क्या आता है दूसरे नंबर पर, फिर यहां पर आता है जल विद्युत संयंत्र। और उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है, परमाणु विद्युत संयंत्र। क्या आता है, परमाणु विद्युत संयंत्र आता है। और उसके बाद आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 3 आप यहां कम से कम जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में ऊर्जा के मुख्य स्रोत, और ये नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ये पूरे विश्व की बात हो रही है। ठीक है, वापस इस पर लौटे। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टॉप प्रोड्यूसर की बात कर लें सबसे पहले। तो सबसे पहले जब हम टॉप प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो टॉप प्रोड्यूसर का मतलब शीर्ष उत्पादक। जब हम टॉप प्रोड्यूसर की बात करते हैं मतलब शीर्ष उत्पादक की बात कर रहे हैं। अब शीर्ष उत्पादक में भी क्या है कि भाई 2 तरह की बातें होंगी। एक तो इंडिया में, तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो कौन है भाई, और दूसरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात करेंगे तो कौन है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इंडिया में पहले नंबर पर राजस्थान है। पहले नंबर पर कौन है इंडिया में, इंडिया में पहले नंबर पर राजस्थान है। इंडिया में दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। और इंडिया में तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर गुजरात है। तीसरे नंबर पर गुजरात है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में आप देखेंगे पहले नंबर पर चाइना है। ये रहता है, ये हर जगह घुसा रहता है ना। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तीसरे नंबर पर जापान है। ठीक है, चौथे नंबर पर जर्मनी है। आप कहेंगे गुरुजी बाहर तो आएगा कि नहीं, आएगा आएगा, सब्र रखो, आ गया भारत। ठीक है, इंडिया, समझ रहे हैं। तो अब आपको इसमें सब याद करना है क्या, नहीं, आपको पहला याद कर लेना है और 5वां याद कर लेना है। हाँ, पहला याद कर लेना है कि भैया दुनिया में पहले नंबर पर कौन है, वो तो याद ही रहेगा, चाइना। और 5वें नंबर पर कौन है, तो भारत है। ठीक है, वो याद कर लेना है, बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना। चलो देखो, ये टॉप प्रोड्यूसर वाला मामला हो गया। अभी तो रुको, अभी तो शुरू हुआ है ना, पार्टी अभी शुरू हुई है। अब हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2026 तक भारत नंबर 2 पर होगा, नंबर 2 पर होगा, ये भी ध्यान देना है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत, ठीक है, बहुत जल्द नंबर 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द नंबर 2 पर पहुंच जाएगा, वो भी 2026 तक। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो वर्तमान क्षमता भारत की कितनी है, सौर ऊर्जा की क्षमता की बात करें, क्षमताओं से भी क्वेश्चन आते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर हम वर्तमान क्षमता की बात करते हैं तो भारत की वर्तमान क्षमता है 10 गीगावाट। और 2030 तक का लक्ष्य क्या है, हाँ 2030 तक कितना करने का लक्ष्य है। अगर 2030 तक के लक्ष्य की बात करें, ठीक है, 2030 तक लक्ष्य जो है वो कितना है, सीधा 50 गीगावाट। कितना, 50 गीगावाट का टारगेट है। ठीक है, 50 गीगावाट का टारगेट है। अब इसी प्रकार से आप देखिएगा कि अगर हम बात करें तो एक चीज और महत्वपूर्ण निकल कर आती है, क्या, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क। लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क। तो भैया भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क कौन सा है। सबसे बड़े सोलर एनर्जी पार्क की अगर हम बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क है वो कहां पर स्थित है, भादला में स्थित है ना, भादला में स्थित है, राजस्थान, है ना, भादला में स्थित है, राजस्थान में, पिछले साल ही एक्टिव हुआ है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि एक सवाल ये भी, क्या, लार्जेस्ट, क्या भाई, लार्जेस्ट फ्लोटिंग, लार्जेस्ट फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पार्क, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पार्क। क्यों,
लग रहा है स्पेलिंग गलत हो गया। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पार्क का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। अब इसमें 3 तरह की चीजें समझिएगा। जैसे एक तो मैं इसमें बता दूं आपको उत्तर प्रदेश का, और एक मैं आपको बता दूं इंडिया का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वाला कहां स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश वाला जो स्थापित किया गया है, ओरई में स्थापित किया गया। कहां पर? औरैया में। कहां पर? है ना, औरैया में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के औरैया में स्थापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। भारत की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी है। क्या? एक तो एक्टिव वाला है कि कौन सा सबसे बड़ा एक्टिव है, और दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है मतलब अंडर प्रोसेस वाला है एक तरह। ठीक है, मतलब एक तरह से प्रपोज्ड कह सकते हैं। तो जो एक्टिव वाला है वो कौन सा है? एक्टिव वाला जो है उसका नाम है रामागुंडम। एनटीपीसी ने बनाया है रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम कहां पर स्थित है? रामागुंडम तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा है? वो है ओंकारेश्वर। कौन सा है? ओंकारेश्वर है। और ओंकारेश्वर कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सब मिल जाएगी भाई अंकित। ठीक है, आपके ही बैच मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। चलो ध्यान दो। तो रामागुंडम कितना है पता है? ये 100 मेगावाट का है। ठीक है, और ये वाला कितना है पता है? ये वाला 600 मेगावाट का है। समझ रहे हैं? तो भैया अंडर कंस्ट्रक्शन और एक्टिव ये दोनों अलग अलग हैं, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, हाँ, और एकदम इत्मीनान से, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ठीक, हाँ भाई समझ रहे हैं? तो जरा इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक और जबरदस्त सी बात आपको यहाँ पर बतानी है। क्या बताना है भैया? एक और अच्छा, फोन क्या रात में उठाएंगे? 10 बजे से 6 बजे के बीच में फोन उठता है हमारे। क्या 24/7 कस्टमर केयर खुला है यहाँ? 10 से 6 के बीच में करना। चलो देखो, ध्यान दो। एक और मैं आपको बता दूं, 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव। तो आइए जरा इसको कहां लिखा जाए, जगह नहीं बची क्या? आओ यहां लिख देते, ये देखिए। ठीक है, तो क्या है भैया? 24/7 सौर ऊर्जा संचालित, 24/7 सौर ऊर्जा संचालित, 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा है? समझ रहे हैं? 24/7 सौर ऊर्जा संचालित जो पहला गांव है वो कौन सा है? मोढेरा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मोढेरा। मोढेरा कहां पड़ता है जानते होंगे आप? मोढेरा तो कई बार आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा या स्टैटिक जीके में। मोढेरा गुजरात में। अरे मोढेरा का सूर्य मंदिर नहीं याद है? मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है उसको बनवाया था ना गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने। तो गुजरात के भीमदेव ने बनवाया था इसको। ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल। अभी ये बात खत्म नहीं हुई। ये बात खत्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहला सौर ऊर्जा संचालित, पहला सौर ऊर्जा संचालित, पहला सौर ऊर्जा से संचालित, पहला सौर ऊर्जा से
पूर्णतः संचालित, पूर्णतः संचालित, आप समझ रहे हैं कि हम क्या बताने जा रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित क्या भाई? रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? संसद कौन सी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित के अंतर्गत पहला एयरपोर्ट कौन सा है? के अंतर्गत पहला एयरपोर्ट, समझ रहे हैं? के अंतर्गत पहला एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये बातें भी देख लीजिए भाई। पहला रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो पहला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी, और गुवाहाटी आप जानते हैं कि आसाम में स्थित है, ठीक है। और ये तो कई बार पूछा जा चुका है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कोचीन आप जानते हैं केरला में है, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुदुचेरी, ठीक। और संसद की बात करें तो पाकिस्तान की संसद है जिसका नाम है मजलिस ए शूरा। क्या नाम है? मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा, ठीक है। तो शानदार है, बिल्कुल जबरदस्त है, जिंदाबाद है, याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है। और आगे का प्रयास करो दोस्त, जिंदगी में बहुत कुछ मकाम अभी पाने हैं। और देखा जाए भैया, तो ये हो गया आपका सौर ऊर्जा वाला मामला भैया। सौर ऊर्जा वाले मामले में, सोलर एनर्जी के मामले में ये पूरा आपने देखा कैसे जबरदस्त तरीके से पूरा मामला हो गया है, ठीक है। बिल्कुल फिट है और सुपर हिट है, सुपर डुपर से भी ऊपर तक हिट है, ठीक है। चलिए, अब ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो पीडीएफ मिलेगा, उससे नोट करिएगा। ये वाला भी आपने नोट कर लिया होगा, ये वाला आपको बता ही दिया है। अब आइए एक और रिपोर्ट आपको बताते हैं। क्या भैया? एक रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। अब ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखेंगे? जैसे इसमें कुल मिलाकर जस्टिस की बात होगी, मतलब न्याय की बात होगी, ठीक है, न्याय वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, न्याय वगैरह से रिलेटेड चीजें बात होगी, न्यायालय से रिलेटेड चीजें बात होंगी। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर हम बात करें कि देश में लंबित मामले, देश में कुल कितने लंबित मामले हैं? लंबित मामलों का मतलब समझ रहे हैं? देश में लंबित मामले, तो लंबित मामले का मतलब यह होता है, लंबित मामले का तात्पर्य यह है कि ऐसे कितने केसेस हैं जो पेंडिंग में है। लंबित का मतलब पेंडिंग में, ठीक है भैया? हाँ ठीक। टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 34 है, जिसमें से 5 जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो भैया देश में लंबित मामले कितने हैं? 4.9 करोड़। अमेजिंग, अरे बाप रे, अमेजिंग ही तो है। पूरी दुनिया में, हाँ पूरे देश में 4.9 करोड़ लंबित मामले। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोट कर लो, ठीक है। यहां पर जो AAI बताया है इसका मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। देश में लंबित मामले 4.9 करोड़ है। जिले स्तर पर, अगली बात क्या है? जिले स्तर पर महिला जजों की, महिला जजों की संख्या कितनी है? महिला जजों की संख्या गजब है भैया, 35% है। तो बहुत अच्छी बात है कि महिला जजों की संख्या 35% है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक।
ठीक है, अब एक चीज है कि केस क्लियरेंस रेट, केस क्लियरेंस रेट आप जानते हैं, केस क्लियरेंस रेट की अगर हम बात करें तो केस क्लियरेंस रेट का मतलब होता है, जैसे शॉर्टकट में आप इसको कह सकते हैं CRR, है ना, CCR कह सकते हैं, CCR। इसका मतलब केस क्लियरेंस रेट का मतलब कि किस राज्य में कितना बेहतर तरीके से केस को क्लियर किया जा रहा है हाई कोर्ट स्तर पर। किस स्तर पर बात हम कर रहे हैं? हाई कोर्ट स्तर पर, ठीक है। तो हाई कोर्ट स्तर पर अगर हम बात करें कि किस राज्य में कितना बेहतर तरीके से केस क्लियरेंस हो रहा है, तो इसमें दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो है ना, पहले नंबर पर कौन है, मैक्सिमम केस क्लियरेंस रेट कहां का है और मिनिमम केस क्लियरेंस रेट कहां का है। तो इस मामले में बाजी मारी है केरल ने, इस मामले में बाजी मारी है केरल ने, जहां का केस क्लियरेंस रेट है 156%, 156%। इसका मतलब समझ रहे, 156% केस क्लियरेंस रेट होने का मतलब है कि जितने केसेस आए हैं उसका 1.5 गुना सॉल्व हुए हैं, जितने केसेस आए उसका 1.5 गुना सॉल्व हुए। मतलब यह है कि लगातार केसेस की संख्या कम हो रही है। मिनिमम केस क्लियरेंस रेट कहां पर है? राजस्थान में है, और कितना है? मात्र 65% है। मतलब यहां पर, यहां के हाईकोर्ट के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहां के हाईकोर्ट के ऊपर बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और देखा जाए भैया, अब देखेंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, क्या हाई कोर्ट में क्या स्वीकृत न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट में की बात करते हैं। दो चीजें, क्या, एक तो ये कि भाई हाई कोर्ट, अगर भारत में टोटल हाई कोर्ट कितनी है? भारत में टोटल हाई कोर्ट भाई हम जानते हैं कि 25 है, तो टोटल 25 है ना। तो अगर हम कहें स्वीकृत न्यायाधीश, क्या स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं, और फिर दूसरा क्या, कार्यरत न्यायाधीश कितने हैं, कार्यरत न्यायाधीश कितने हैं, ये चीज, ठीक है, स्वीकृत न्यायाधीश और कार्यरत न्यायाधीश, ठीक है, स्वीकृत न्यायाधीश और कार्यरत न्यायाधीश, ठीक है। स्वीकृत न्यायाधीश और कार्यरत न्यायाधीश, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। जब हम कहते हैं स्वीकृत न्यायाधीश, तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है पता है? 1108 है। क्या है? 1108 है। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1108 है, ठीक है। और कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या है 778। मतलब यहां पर भी बड़ा लोचा वाला मामला है, ठीक है, एकदम लोचा वाला मामला है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है यहां पर, औसत केस पेंडेंसी, ये वाला। इसमें चूंकि उत्तर प्रदेश भी है और सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं, औसत केस पेंडेंसी, इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब किस राज्य में कितने औसतन केस पेंडिंग है, औसत केस पेंडेंसी, ठीक है। हाँ, लंबित का मतलब होता है पेंडिंग, ठीक है, ये सीधी सी बात है। औसत केस पेंडेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें टॉप पर कौन है पता है? मैक्सिमम औसत केस पेंडेंसी कहां पर है और मिनिमम औसत केस पेंडेंसी कहां पर है? तो मैक्सिमम जो औसत केस पेंडेंसी है वो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। वो भी सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि भाई 11.34 साल, बाप रे, नहीं समझे मतलब? हाँ, त्रिपुरा का तो बहुत ही अच्छा है ना, मिनिमम है ना त्रिपुरा का, त्रिपुरा का बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है। और त्रिपुरा में जो औसत केस पेंडेंसी है वो मात्र 1 साल है। नहीं समझे? समझिए, जब हम कहते हैं औसत केस पेंडेंसी, तो औसत केस पेंडेंसी का मतलब कि औसतन कितने केस लंबित हैं, मतलब पेंडिंग है। औसतन कितने केस पेंडिंग है या लंबित है, औसतन कितने केस पेंडिंग है या लंबित है, उसको कहते हैं औसत केस पेंडेंसी। अगर हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में औसत केस पेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में ऑन एन एवरेज एक केस को सॉल्व होने में,
11.34 साल लगता है। चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है ना, इस तरह का कभी कभी हो जाता है। तो अभी ऑल सेट, अभी ठीक चल रहा होगा। एक बार अगर ना चल रहा हो तो एप्लीकेशन को बंद करके फिर से, मतलब क्लास को बंद करके फिर से चालू कर लीजिए, ठीक है, या रिफ्रेश कर लीजिए तो चलने लगेगा। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स में जो बात करेंगे, और ठीक है, कल से आगे लेकर चलते हैं। और आपको कल बताया ही था, ठीक है, जो भी चीजें बताई थी आई होप कि वो आपने तैयार किया होगा। ठीक है, एक हम बात करते हैं, हाल ही में एक नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा। हाल ही में एक नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। क्यों? कूनो नेशनल पार्क इधर बीच आपने देखा होगा, तो काफी चर्चा में रहा है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसके चर्चा में आने का कारण क्या है? इसके चर्चा में आने का कारण है 20 चीते। ठीक है भैया, कितने? 20 चीते यहां रखे गए हैं। ठीक है, तो हाल ही में 20 नए चीते यहां पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में आया है। तो इन चीतों की वजह से, ठीक है, हाँ भाई चीतों, इन चीतों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क हाल ही में खूब चर्चा में रहा है। और कूनो नेशनल पार्क के चर्चा में रहने के पीछे कारण हमने बताया कि भाई यहां पर 20 चीते विदेश से लाकर रखे गए हैं, इसी वजह से यह चर्चा में रहा है। अब यहां देखिएगा कि ये जो 20 लाए गए हैं, इन 20 में से पहले 8 आए थे और फिर 12 आए हैं। ठीक है, तो ये जो 8 आए थे ये सितंबर 2022 में आए थे। सितंबर 2022 में आए थे। तो सितंबर 2022 में 8 चीते, कितने भैया? सितंबर 2022 में आप देखेंगे तो कितने चीते लाए गए और यहां रखे गए? 8 चीते लाए गए और यहां रखे गए। और फिर अभी हाल ही में फरवरी 2022 में, कब? फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में 12 चीते लाए गए, 2023 में मतलब। ठीक है, फरवरी 2023 में 12 चीते लाए गए। कहां से लाए गए भाई? तो ये नामीबिया से लाए गए। कहां से? नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से लाए गए। ठीक है, कहां से? नामीबिया से लाए गए। ठीक, नामीबिया से लाए गए। और ये कहां से लाए गए? ये साउथ अफ्रीका से लाए गए। कहां से? साउथ अफ्रीका से लाए गए। ठीक है, कहां से लाए गए भाई? साउथ अफ्रीका से लाए गए। समझ रहे हैं? तो ये एकदम बिल्कुल आपको समझ के चलना है कि 20 चीते जो कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं, उनमें से 8 पिछले साल लाए गए थे नामीबिया से, और 12 इस साल लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। कहां से लाए गए हैं? साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। ठीक है, अब यहां चूंकि अब इस वजह से, इन वजहों से यहां नामीबिया इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां नामीबिया इंपॉर्टेंट हो गया। तो नामीबिया की राजधानी याद रखनी है, कौन सी है? विंडहाक है। क्या है नामीबिया की राजधानी? नामीबिया की जो कैपिटल है वो क्या है? विंडहाक है। ये बहुत जरूरी है। और साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किससे लाए गए हैं ये, इनको भाई विदेश से लाया गया। तो कैसे लाया गया? ये जो चीते विदेश से लाए गए हैं, ये चीते विदेश से जो लाए गए हैं तो कैसे लाए गए? है ना, बाई रोड आए हैं, समंदर के रास्ते आए हैं, या हवाई जहाज के रास्ते आए हैं? ठीक है, तो ये आए हैं भैया बाई ग्लोब मास्टर। अब ये ग्लोब मास्टर क्या है? तो ग्लोब मास्टर आप देखेंगे ये इंडिया का विमानवाहक जहाज है, सॉरी मालवाहक जहाज है। क्या है भैया? ये इंडिया का एक मालवाहक जहाज है। तो इस वजह से आपके लिए ये जहाज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से आपके लिए ये जहाज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो है। समझ रहे हैं? तो चूंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। हाँ, आप देखेंगे जैसे साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है ना, साउथ अफ्रीका की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका की एक राजधानी है क्या? प्रेटोरिया। क्या है एक राजधानी? एक राजधानी है प्रेटोरिया। ठीक है, एक राजधानी है क्या? केप टाउन। क्या है? केप टाउन है एक राजधानी। और एक राजधानी क्या है? एक राजधानी है ब्लोमफोंटेन।
क्या है? ब्लोमफोंटेन। जी हाँ, ब्लोमफोंटेन। और चूंकि है ना, आई थिंक ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। समझ रहे हैं बात को? ये आप समझिए कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है, जो कि जिसके पास क्या है? एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 3 राजधानियां हैं। ठीक है भैया। अब इसमें आप देखेंगे कि जो प्रेटोरिया है ये कैसी राजधानी है? ये प्रशासनिक राजधानी है। प्रेटोरिया जो है ये कैसी राजधानी है? ये प्रशासनिक राजधानी है। अब चर्चा में आई है तो पढ़ना तो पड़ेगा। प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया विधायी राजधानी है। विधायी राजधानी है। विधायी राजधानी है मतलब लेजिस्लेचर कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और ये जो ब्लोमफोंटेन है ये न्यायिक राजधानी है। क्या है? न्यायिक राजधानी। तो बात को समझेंगे कि यहां पर हमने क्या बताया? यहां पर हमने बताया भैया कैपिटल। देखो चीजें समझ के चलनी है। और एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, हमने कहा हाल ही में कुनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा। और ये जो कुनो नेशनल पार्क चर्चा में रहा ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि हाल ही में यहां पर 20 चीते विदेश से लाकर रखे गए, जिसमें से 8 चीते पिछले साल सितंबर में नामीबिया से लाए गए थे, 12 चीते इस साल साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। और इस प्रकार से यहां 12 चीते रखे गए। और ये 12 चीते हमारे एक मालवाहक विमान द्वारा लाए गए हैं, जिसका नाम है ग्लोब मास्टर। इसलिए आपके एग्जाम के लिए ग्लोब मास्टर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने कहा अब चूंकि ये नामीबिया से लाए गए और ये चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए, ठीक है, तो ऐसे में ये दोनों देश इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, चर्चा में आ गए। तो इनकी कम से कम राजधानी याद रखिए कि नामीबिया की विंडहाक है और साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, विधायी राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं विश्व के महानतम स्थान। हाल ही में क्या हुआ है पता है? हाल ही में विश्व के महानतम स्थान घोषित किए गए। विश्व के महानतम स्थान। और विश्व के जो महानतम स्थान घोषित किए गए हैं ये किसके द्वारा घोषित किए गए पता है? विश्व के जो महानतम स्थान घोषित किए गए हैं बाई टाइम मैगजीन। किसके द्वारा? तो टाइम मैगजीन के द्वारा घोषित किए गए। विश्व के जो महानतम स्थान घोषित किए गए ये टाइम मैगजीन द्वारा घोषित किए गए। तो आइए जरा इन पर भी नजर डाल ली जाए। ठीक है, और बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। देखिए तो भैया सबसे पहली बात तो ये हो गई कि किसके द्वारा? टाइम मैगजीन। एंड यू नो वेरी वेल कि टाइम मैगजीन कहाँ की है भाई? अगर हम टाइम मैगजीन की बात करते हैं तो टाइम मैगजीन अमेरिकन मैगजीन है। क्या है? अमेरिकन मैगजीन है कि नहीं है? और ये कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स, कई सारी ऐसी चीजें जारी करता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल है ना भाई। हाँ, अब इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई प्रियांश। देखो तो टाइम मैगजीन जो है इसके द्वारा घोषित किया गया है। कुल कितने स्थलों को शामिल किया गया पता है? कुल 50 स्थल शामिल किए गए हैं। कुल कितने स्थल शामिल किए गए हैं? तो कुल मिलाकर 50 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो भारत के 2 स्थल शामिल हैं। भारत के 2 स्थल शामिल हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के 2 स्थल शामिल हैं। और भारत के जो 2 स्थल शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 2 स्थल शामिल हैं उसमें से एक 31वें नंबर पर है और एक 32वें नंबर पर है। क्या नाम है इसका? तो जो 31वें नंबर पर है, ठीक है, जो 31वें नंबर पर है ये है लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख जो है हमारा आपका प्यारा सा लद्दाख। ठीक है, और 32वें नंबर पर जो है दोस्तों, ये 32वें नंबर पर कौन है? 32वें नंबर पर है मयूरभंज। क्या बात है, आप सोच रहे होंगे सर मयूरभंज? जी हाँ, अरे दुर्लभ प्रजाति के जो काले टाइगर हैं वो यहां पर पाए जाते हैं इस वजह से। ठीक है भैया, हाँ, तो ये आपको याद रखना। मयूरभंज कहां पर स्थित है? झारखंड है। मयूरभंज कहां पर स्थित है?
झारखंड में स्थित है। अब कुनो नेशनल पार्क के बारे में केवल इतना याद रखो वैशालिनी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब उसका क्या क्षेत्रफल, वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या, वहां नियुक्त अधिकारियों की संख्या, सब याद कर लोगे क्या? इतना नहीं पूछा जाता है जितना पूछा जाता है। हमने पहले ही दिन कहा था कि बस विश्वास रखें, जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं सब बताते चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा विश्व के महानतम स्थान, जो विश्व के महानतम स्थान वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो अभी हाल ही में डिक्लेयर किए गए, ये किसके द्वारा भैया? टाइम मैगजीन के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है भैया। अच्छा भैया आशीष, ठीक है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। यह टाइम मैगजीन अमेरिकन मैगजीन है। कुल 50 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के 2 स्थल शामिल हैं, एक है लद्दाख जो 31वें नंबर पर है, एक है आपका मयूरभंज जो कि झारखंड में स्थित है। लद्दाख आप जानते हैं कि लद्दाख के बारे में कम से कम ये तो आपको याद रखना ही है कि भैया लद्दाख, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी बना कब? तो यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2020 को यूनियन टेरिटरी बना था, है ना भैया? हाँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसके बारे में इतना कम से कम कि लद्दाख 31 अक्टूबर 2020 को एक यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 को। और मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज कहां पर? झारखंड में है। और अगर आपको याद हो तो भारत का जो पहला हाथी अभयारण्य स्थापित किया गया था, अच्छा वो सिंह भूमि था, ये मयूरभंज, ठीक है। तो मयूरभंज जो है वो झारखंड में स्थित है ना, और काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। और एक चीज का थोड़ा इसका करेक्शन करिएगा, ये 2019 है, क्या है? ये 2019 है। 2019 में 31 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था? न केवल लद्दाख बल्कि जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी बना था। क्या बना था? यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये झारखंड नहीं है, मयूरभंज जो है ये झारखंड नहीं बल्कि कहां पर है? उड़ीसा में है ना। चलिए, हाँ कहां पर है ये मयूरभंज? कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। झारखंड में आपका सिंह भूमि है। देखिए यही है कंफ्यूजन, सेम तरह का नाम है ना, जैसे एक सिंह भूमि जिला है झारखंड का, ठीक है, तो वो अलग है। मयूरभंज जो है वो उड़ीसा है। अब देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में चल रहा था सिंह भूमि, ठीक है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ऐसे ही कभी कभी दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती हैं और आप कितने भी रेगुलर रहते हैं क्या होता है वो, ठीक है, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, विश्व के महानतम स्थान, लेकिन ठीक है गलतियां इंसानों से होती हैं बट प्रयास करना है कि कम से कम हो। अब देखिए क्या है विश्व के महानतम स्थानों में, अगर आप देखेंगे ना तो शुरू के 3 स्थान जो है, हाँ शुरू के 3 क्या, शुरू के टॉप 5 में अमेरिका के ही हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा है ये देख लिया जाए, दूसरे स्थान पर क्या है ये भी देख लिया जाए, तीसरे स्थान पर क्या है ये भी देख लिया जाए। तो आप देखेंगे कि भाई गजब की बात है, एकदम शानदार सी बात है। तीसरे स्थान पर जानते क्या है? तीसरे स्थान पर रियो ग्रांडे है। रियो ग्रांडे नहीं जानते? जानते होंगे आप, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो आप रियो ग्रांडे जानते होंगे। रियो ग्रांडे नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाली एक नदी है, ठीक है। रियो ग्रांडे क्या है? रियो ग्रांडे जो है ये नॉर्थ अमेरिका की क्या है? एक नदी है। कहां की? नॉर्थ अमेरिका की, अर्थात उत्तर अमेरिका की। और अगर आप याद करिए तो रियो ग्रांडे वही नदी है जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है। कहां बहती है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है भैया, बिल्कुल याद रखना है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है रियो ग्रांडे नदी, यही है आपकी, ठीक है। चलिए पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर है टंपा, ले टंपा पहली बार सुना है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? लिएम घाटी, ओ माय गॉड ये भी पहली बार सुना है। लो भैया घाटी भी आ गई, लिएम घाटी। और ये दो के दोनों कहां है दोस्त? ये दो के दोनों ही कहां पर है? अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ठीक है, सीधा सीधा आपको क्या करना है कि विश्व के महानतम स्थान हाल ही में घोषित किए गए हैं। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा, जो कि अमेरिका की है। तो आपको याद करना ही करना है कि भाई किसने घोषित किया हाल ही में विश्व के 50 सबसे महानतम स्थलों की सूची? तो आप बताएंगे टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन किस देश की है? तो आप बताएंगे अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें भारत के कितने स्थलों को
शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 2, जिसमें 31वें पर लद्दाख और 35वें पर मयूरभंज है। ठीक है, तो इधर आप पहला, दूसरा, तीसरा हो सके तो तीनों याद कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट पहला तो जरूर याद कर लीजिएगा, टम्पा। और इस वजह से जो रियो ग्रांडे नदी चर्चा में आई है, तो ये जरूरी बात है आपको याद रखना कि रियो ग्रांडे नदी जो है वो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है ना, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर बहने वाली एक नदी है जो काफी प्रसिद्ध है, और चूंकि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर बहती है इसीलिए यहां नॉर्थ अमेरिका लिखा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसरो का सबसे बड़ा और सबसे भारी जो लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करते हैं इसरो की, है ना, देखिए इसरो का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट, भाई साहब रॉकेट दर्राते काटेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसरो की बात हो रही है। अब इसरो की बात हो रही तो आप इतना तो खैर जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब स्थापना हुई थी याद करिए। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1969 में स्थापित जो इसरो है, इसका अगर आप हेड ऑफिस देखिएगा, क्या भैया, अगर आप इसका हेड ऑफिस देखिएगा तो ये बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? बेंगलोर में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ है। याद रहेगा ना कि लिख दें। तो इसरो की अगर हम बात करें तो 1969 में स्थापित, हेड ऑफिस की बात करें तो बेंगलोर में है। और आप जानते हैं कि बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेड ऑफिस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेड ऑफिस है। ठीक है, हाँ, नहीं, इत्मीनान से जितना पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स में इतना पढ़ लीजिए। आपको कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अदर सोर्सेज से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, या पढ़ते जाइए आराम से और कोई दिक्कत नहीं होगी। 1969 में स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भैया? तो इसरो के अध्यक्ष भी यहां पर बता देते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो एस सोमनाथ है। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करें इसरो की तो अंतरिक्ष क्षेत्र की है, अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करती है। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जो जनक हैं, ठीक है, वो कौन है भैया? विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इसरो का जो सबसे बड़ा और भारी रॉकेट लॉन्च किया गया है ना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है। क्या नाम है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है। तो खैर इसका फुल फॉर्म तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो आपसे पेपर में सीधा सीधा क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा यह सवाल पूछा जा सकता है कि इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित या इसरो द्वारा हाल ही में प्रयोग किया गया सबसे भारी और सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है? तो आपको बताना है LVM-3। क्या बताना है? LVM-3। हालांकि अगर हम इसरो के लॉन्च व्हीकल की बात करें, ठीक है, अगर हम इसरो के लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं, ठीक है, वो और भी हैं। इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं वो और भी हैं। ठीक है, और उनके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है या हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि इसरो का जो प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन का, फिर सेकंड जनरेशन का, फिर थर्ड जनरेशन का, ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन और फिर फोर्थ जनरेशन। तो इसरो ने अभी तक क्या किए हैं? 4 जनरेशन तक के क्या बनाए हुए हैं? अपने भैया लॉन्च व्हीकल बना रखे हैं। ठीक है, और इन लॉन्च व्हीकल्स को क्रमशः आपको याद होगा कि SLV, ASLV, PSLV और GSLV के नाम से जाना जाता है। GSLV के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद होगा कि भैया क्या क्या मामला है। SLV, और SLV का मतलब क्या है? SLV का मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो सैटेलाइट लॉन्च
व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी प्रकार से ASLV की बात करें तो ASLV में A का मतलब हो जाता है ऑगमेंटेड, क्या हो जाता है, ऑगमेंटेड हो जाता है, बाकी आगे वही रहता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें P का मतलब पोलर हो जाता है, ठीक है, पोलर हो जाता है, बाकी वही रहता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें G का मतलब जियो सिंक्रोनस हो जाता है, जियो सिंक्रोनस हो जाता है, बाकी आगे वही रहता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ रहे? तो एकदम सीधा सीधा है मामला। खैर ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, बट ये है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करंट अफेयर्स जो बता रहा हूं, ठीक है, इस करंट अफेयर्स में, इस करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल वगैरह या हिस्टोरिकल मामला, आप समझिए करंट अफेयर्स को पढ़ने में मजा तब आता है जब आप करंट की घटनाओं को हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, या जो भी इकोनॉमिकल, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेट करे उसको भी साथ में पढ़ते चलिए। तो इससे आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड यू नो वेरी वेल द व्हेन अ थिंग बिकम इंटरेस्टिंग, है ना, तो फिर आपको उस काम में बहुत मजा आता है, ठीक है। कोई भी चीज हो इंटरेस्टिंग हो जाए तो फिर वो चीज अपने आप याद होती ही जाती है, ठीक है। तो जैसे यही, और क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इसरो जो है, इसरो के जो लॉन्च व्हीकल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसरो के लॉन्च व्हीकल, तो इसरो का जो अब तक का सबसे भारी, सबसे बड़ा रॉकेट है उसका नाम है LVM, मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक। अब इसमें यह भी याद रखिए कि कहां से लॉन्च किया, भाई कहां से लॉन्च करेंगे। अब ऐसी जो भी सैटेलाइट्स जो भी होती हैं वो कहां से ही लॉन्च किया जाता है, तो इसको लॉन्च किया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पर है, तो आप जानते हैं कि श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, है ना। हाँ, 4 की फुल फॉर्म, अरे लिखा तो है जियो सिंक्रोनस और आगे SLV, है ना। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने कहा लॉन्च कहां से किया गया है ये, तो श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से। और इसमें S का मतलब क्या है, तो वो भैया ये जो आपका SDSC है इसका मतलब है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। तो ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आपको बता दें इसकी एक और बड़ी खासियत है कि इसी का इस्तेमाल इसरो 2024 में लॉन्च होने वाले, 2024 में लॉन्च होने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में करेगा, है ना। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गगनयान मिशन आप जानते हैं मिशन में भी करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसरो चाहता तो ये जो है ना लॉन्च करा है सैटेलाइट्स, है ना, एक्चुअली में ब्रिटेन का एक वन वेब समूह था, ब्रिटेन के वन वेब समूह, वन वेब नाम की एक कंपनी है। तो वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया, ठीक है। लॉन्च किया कितने उपग्रहों को, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया, ठीक है। हाँ, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और अगर हम डेट की बात करें तो 26 मार्च, ठीक है, 2023 को ये लॉन्चिंग हुई है, 26 मार्च 2023 को ये लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा। हमने क्या कहा, अब देखिए एक बार इसको फिर से समझिए कि इसरो का, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट अब तक का कौन सा है, वो है LVM-3। और LVM-3 जो है इसका फुल फॉर्म याद रखना है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, है ना। इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मतलब LVM-3 के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, ब्रिटेन के वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया।
और ये इसरो की एक बड़ी उपलब्धि है। 26 मार्च 2023 को डन हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, ठीक है। और ये जो LVM-3 है ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम, है ना, गगनयान में करने वाले हैं। गगनयान मिशन आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, हम बता रहे हैं, पहचान लीजिए क्या, ठीक है। देखिए गगनयान की अगर हम बात करें तो ये भारत का क्या है पता है, भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है, क्लियर बात है, भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है, ठीक है। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है, ठीक है, जो कि कब तक लॉन्च होगा, 2024 में लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में सीधा कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन कौन सा है, तो भाई भारत का जो पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है उसका नाम है गगनयान। क्या नाम है, गगनयान भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की, ठीक। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है, इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, दरअसल में ये क्या है पता है, ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है। हाँ, लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन एशिया, लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहां का भैया, ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है, कहां का, लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन एशिया, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, कहां स्थापित किया गया है, देवगढ़ में। कहां पर स्थापित किया गया है, देवगढ़। और देवगढ़ तो आप जानते हैं कि कहां पर है, देवगढ़ उत्तराखंड में है। कहां पर है देवगढ़, तो देवगढ़ भैया उत्तराखंड में। कहां पर है, देवगढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो है 4 मीटर का है। कितने का है, 4 मीटर का है, तो बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। ये 3-4 बातें इससे रिलेटेड याद रखना है। अच्छा, ये जो है देवगढ़ न करके इसको देवस्थल याद रखना है। क्या याद रखना है, देवस्थल, ठीक है, देवस्थल। तो देखो ILMT, सबसे पहली चीज तो ये है कि ILMT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ILMT स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। आपसे एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म तो मुश्किल है कि पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि ILMT में M का क्या मतलब है, या ILMT में T का क्या मतलब है, ठीक है। हाँ, अब ILMT को तो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लिखोगे यही, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। पेपर में भी आएगा तो ऐसे ही इंग्लिश में लिख कर आएगा अगर ILMT से क्वेश्चन आता है। हाँ, यहां से मेरे से भारी पाप ये हो गया कि हमने ये लिख दिया इंग्लिश में, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है भैया। कहां का, एशिया का, ठीक है, एशिया का। बाकी तो सब इंग्लिश में ही रहेगा दोस्त, ठीक है, माफी चाहूंगा कि बाकी इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। और देखो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ILMT जैसे इससे क्वेश्चन और कैसे हो सकता है, यह भी तो जानना है कैसे क्वेश्चन हो सकता है। पूछ सकता है कि हाल ही में ILMT चर्चा में रहा, यह क्या है, ठीक है भैया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर, ठीक, अगर आप देखा जाए तो ILMT से क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाल ही में ILMT चर्चा में रहा, यह क्या है।
तो आप बताएंगे यह एक टेलीस्कोप है। क्या बताएंगे? यह एक टेलीस्कोप है। ठीक है। पूछेगा कहां स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड के देवस्थल में। कितने मीटर का है? 4 मीटर का है। किसने बनाया है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने इसको बनाया है। क्लियर बात है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम जरा बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की। जब हम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो हम कौन से विधानसभा चुनाव की बात करने जा रहे हैं? वो विधानसभा चुनाव जो फरवरी 2023 में संपन्न हुआ। ठीक है, कब संपन्न हुआ? फरवरी 2023 में, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो देख लिया जाए भैया, और इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, है ना, कि भाई कहां कहां पर चुनाव हुआ। तो एक तो त्रिपुरा में हुआ है चुनाव, दूसरा मेघालय में हुआ है चुनाव। ठीक है, कहां पर? मेघालय में चुनाव हुआ है। और तीसरा ये चुनाव हुआ है कहां पर? तीसरा चुनाव हुआ है आपका नागालैंड। कहां पर? नागालैंड। तो इन 3 जगहों पर चुनाव हुआ है। ठीक है, इन 3 जगहों पर चुनाव हुआ है। अब जरा ठीक एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो त्रिपुरा लिखा है, ठीक है, त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीट। कितनी विधानसभा सीट थी त्रिपुरा में? तो त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या थी 60। मेघालय में भी विधानसभा सीटों की संख्या थी 60। नागालैंड में भी विधानसभा सीटों की संख्या थी 60। और एक बात पहले जान लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि बहुमत के लिए कितना चाहिए? भाई बहुमत, जब किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है, जब किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है, या लोकसभा का चुनाव होता है, या यूं कह लीजिए कि केंद्र में जो सरकार बनती है या राज्य में जो सरकार बनती है, भाई केंद्र में सरकार उसकी बनती है जिसका बहुमत लोकसभा में हो, राज्य में सरकार उसकी बनती है जिसका बहुमत विधानसभा में हो। तो ऐसे में ये जानिए कि भाई आधे से अधिक सीटें जिसके पास होती है उसी की सरकार बनती है। मतलब यहां पर बहुमत के लिए कितना चाहिए था? 31 चाहिए था। कितना चाहिए था? 31 चाहिए था, क्योंकि आधे से एक अधिक चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? आधे से एक अधिक चाहिए होता है। तो वो यहां पर 31 वाला मामला था। ठीक है भैया, अब देखिएगा कि यहां पर आप देखेंगे कि भाई त्रिपुरा में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी को 32 सीटें मिली, और एक है आईपीएफटी, इसको 1 सीट मिली। और इन दोनों ने गठबंधन, इन दोनों की गठबंधन सरकार यहां पर है। इन दोनों की क्या है? इन दोनों की गठबंधन सरकार है। और इन दोनों की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री कौन बने? इन दोनों की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने माणिक साहा। कौन बने? माणिक साहा। क्या तो याद करना पड़ेगा, माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल आप देखिएगा तो भाई यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है ना, उनकी भी बात कर ले। लेकिन पहले एक आपको बताते हैं यहाँ की एक पार्टी जिसका नाम है टिप्रा मोथा पार्टी। क्या नाम है? टिप्रा मोथा पार्टी। टिप्रा मोथा पार्टी इंपॉर्टेंट है। आपसे जैसे होता है ना, कभी कभी आपने एग्जाम में देखा होगा कि अचानक से किसी पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है। अचानक से किसी पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई बताओ कि टिप्रा मोथा पार्टी का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, टिप्रा मोथा पार्टी का संबंध किस राज्य से है? तो देखो टिप्रा मोथा पार्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने एक बड़ा गलत काम किया, गलत ही कहेंगे, पृथक टिप्रा लैंड, है ना। दरअसल में क्या है कि त्रिपुरा में एक अलग राज्य की मांग करी इसने, है ना, और लगातार इसके लिए आंदोलन किया। पृथक टिप्रा लैंड की मांग करने वाली पार्टी, बात को समझिएगा कि ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पृथक टिप्रा लैंड की मांग करने वाली पार्टी, भाई पेपर में ऐसे सवाल भी पूछेगा। कैसे सवाल पूछेगा कि भैया भारत के किस राज्य में एक अलग टिप्रा लैंड की मांग
हाल ही में उठी, या भारत के कौन से राज्य के कुछ लोग या कुछ समुदाय एक अलग टिप्रालैंड की मांग कर रहे हैं, या टिप्रालैंड की मांग का संबंध किससे है, या हाल ही में टिप्रालैंड शब्द, हाल ही में टिप्रालैंड शब्द जो है चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो याद रहेगा कि टिप्रा मोथा पार्टी, क्या टिप्रा मोथा पार्टी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज करी है, और यह टिप्रा मोथा पार्टी वही है जिसने त्रिपुरा में एक अलग टिप्रालैंड नाम के राज्य की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया है। ठीक है, अच्छा अब यह जान लीजिए कि यहां के जो राज्यपाल हैं त्रिपुरा के वर्तमान में, वो कौन है, सत्यदेव नारायण आचार्य। कौन है, सत्यदेव नारायण आचार्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आचार्य, तो ये नाम याद रखिएगा। कौन भैया, त्रिपुरा। और आप जानते हैं कि त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो भैया त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है ना, 3 ओर से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश के साथ लगी इसकी सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। त्रिपुरा वर्ष 1972 में गठित हुआ था। खैर, तो त्रिपुरा में 60 सीटें, बीजेपी और आईपीएफटी की गठबंधन सरकार है। आईपीएफटी भूल जाइए, बीजेपी याद रखिए कि त्रिपुरा में किसकी सरकार है, बीजेपी प्लस की सरकार है। मानिक साहा मुख्यमंत्री है, सत्यदेव नारायण आचार्य राज्यपाल है। टिप्रा मोथरा पार्टी का संबंध त्रिपुरा राज्य से है जिसने अलग टिप्रालैंड की मांग को लेकर आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहां पर एनपीपी की सरकार है। एनपीपी मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी। एनपीपी का मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी आप एनपीपी यहां पर देख रहे हैं, वैसे तो एनपीपी को जो है एनपीपी प्लस की सरकार है, और एनपीपी को मिली सीटों की संख्या कितनी है, 26 है। तो जाहिर सी बात है कि 26 में तो बहुमत साबित होता नहीं है। तो मेघालय की बात करें तो मेघालय में 26 सीटें एनपीपी ने प्राप्त करी है, और कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर क्या किया है, इसने कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर, है ना, इसने क्या किया है, यहां मेघालय में अपनी सरकार बनाई है। और मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भैया कॉनराड संगमा है। कौन है, कॉनराड संगमा है यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है, कॉनराड संगमा। क्या नाम है इनका, कॉनराड संगमा। ठीक है, कॉनराड संगमा। ठीक, तो बिल्कुल याद रखना है मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। ठीक है, और हाल ही में यहां पर जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम भी याद कर लीजिए, वही जो पहले बिहार में थे अब यहां पर है, और इनका नाम क्या है, फागू चौहान। क्या नाम है इनका, फागू चौहान। यह राज्य भी वही है जो 1972 में बना था। तो मेघालय का भी गठन वर्ष 1972 में ही हुआ था। ठीक है, तो यहां पर एनपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। मेघालय में एनपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। वैसे नेशनल पीपुल्स पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, आप देखिए बात कर लेते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में सीधी सी बात आप जानिए कि यहां पर एनडीपीपी की सरकार है। किसकी भाई, एनडीपीपी। ठीक है, तो एनडीपीपी, ठीक है, एनडीपीपी की सरकार है, और एनडीपीपी प्लस बीजेपी गठबंधन की दरअसल में सरकार। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चुनाव में देखेंगे तो एनडीपीपी को 25 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली, और इस प्रकार से इनके पास टोटल सीट कितनी आ गई, इस प्रकार से इनके पास टोटल सीट आ गई 37। और इस प्रकार से नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए, नेफ्यू रियो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कौन बन गए, नेफ्यू रियो बन गए। और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है, ला गणेशन। ला गणेशन, क्या नाम है इनका, ला गणेशन। ठीक है, क्या नाम है, ला गणेशन। ठीक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक, अब इसमें केवल एक बात और एडिशनल करेंगे। ठीक है, और वो है ये कि एनडीपीपी का फुल फॉर्म बता दें।
नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है भैया, हाँ, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल, फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक, तो ये सीधी सी बात आपको याद रखनी है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आप तो आप देखेंगे कि बड़ी ही सिंपल सी बात है कि क्या क्या याद करना है, फिर से सुन लीजिए। चूंकि हाल ही में देखिए, वैसे तो चुनाव पिछले, है ना, मतलब चुनाव तो हर साल ही कोई ना कोई होते हैं, आप जानते हैं किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव चल ही रहा होता है, कभी प्रेसिडेंट चुनाव, कभी वाइस प्रेसिडेंट चुनाव, कभी किसी राज्य का विधानसभा चुनाव। अब अगले साल लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ठीक है, उसके साथ हो सकता है 2-4 राज्यों के बीच चुनाव हो विधानसभा के। अब यह समझिए, तो जब भी चुनाव होता है तो आपको सीटों वगैरह से रिलेटेड चीजें याद रखनी होती। सबसे पहली बात कि हाल ही में, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो आप बताएंगे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। या ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्नलिखित में से कौन सा वह एक राज्य नहीं है। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए, इसके अलावा और कहीं तो हुए नहीं। ठीक, अब जब हम त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा हो, मेघालय हो या फिर नागालैंड, त्रिपुरा हो, मेघालय हो या फिर नागालैंड हो, तो तीनों में ही विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब जैसे क्या है कि पेपर में आ गया कि नागालैंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, या फिर त्रिपुरा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, या फिर मेघालय में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आपको आराम से, है ना, कई बार लगता है, टेंशन हो जाती है कि अरे कितने राज्यों की विधानसभा सीटें याद करें, क्या करें। ठीक है, तो भाई इसलिए सवाल पूछा क्योंकि वो चर्चा में है। तो सवाल तो इसलिए पूछा क्योंकि वो क्या है, वो चर्चा में है, इसलिए ये सवाल पूछा है, बाकी ऐसा कोई इसका पर्पस नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल पूछने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अगर नागालैंड का, त्रिपुरा का, यहाँ का पूछता है तो आप समझेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर हाल ही में चुनाव थे, इसलिए पूछा गया। ठीक है, तो बाकी ठीक, मुख्यमंत्री याद रखेंगे कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बना, मोटी मोटा। ठीक है, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, यह हर हाल में याद रखना है। तीनों राज्यों में किस पार्टी की सरकार है, यह भी याद रखना है। जैसे त्रिपुरा में बीजेपी प्लस की, मेघालय में एनपीपी प्लस की, और नागालैंड में एनडीपीपी प्लस की। ठीक है, यह भी याद करना है। अब इन तीनों राज्यों को पढ़ते समय हमारे सामने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, वो आई टिप्रा मोथा पार्टी। तो यहां जितनी पार्टियों के नाम लिखे, इसमें ये टिप्रा मोथा पार्टी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने पृथक टिप्रा लैंड की मांग को लेकर आंदोलन किया। ठीक है भैया, चले आगे देखा जाए। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ चीजें पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये यहां पर आ गया, इसको बैक ले जाते हैं, ये यहां होना चाहिए। ठीक है, ये वाला मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, समय भी हो गया क्या? ठीक है, कोई नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करा देता हूं। क्या भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, यूएन सांख्यिकी आयोग, यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं आज के। नारकोटिक्स ड्रग, ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग्स और HIV, UNHIV कार्यक्रम, ड्रग्स और UNHIV कार्यक्रम, UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का, HIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। अब इसमें सीधा सीधा आप समझिए कि क्या बात है, समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया। तो भाई देखो, पेपर में यहां से जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यही सीधा सीधा जैसे जिस लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, इसी लैंग्वेज में पूछ सकता है। क्या कहेगा
कहेगा कि हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी आयोग नारकोटिक्स ड्रग्स और UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ठीक है भैया, हाँ, है ना। तो ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। और दूसरी बात, ये कितने साल के लिए? 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? ये 4 वर्षों के लिए हुआ है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए। और ये जो 4 वर्ष के लिए है, ठीक है, 4 ईयर के लिए, और ये 4 ईयर के लिए जो है ये स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो ये भी एक पूछ सकता है कि हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी आयोग नारकोटिक्स ड्रग्स और UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है, कितने साल के लिए? तो आप बताएंगे 4 साल के लिए। 4 साल कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ठीक है भैया, एक पॉइंट और यहां देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन आयोग ने संरक्षित भौगोलिक संकेतक का मतलब समझ रहे हैं? संरक्षित भौगोलिक संकेतक का मतलब हो गया प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, संकेतक प्रदान किया। ठीक है, प्रदान किया तो अपने आप में बड़ी बात है, एकदम सीधी सी बात है। वो GI टैग जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलग है, जो GI टैग वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना वो अलग है। GI टैग वाला अलग से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। दरअसल में क्या हुआ है कि ये बहुत बड़ी बात है। GI टैग तो कांगड़ा चाय को बहुत पहले मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा, कुल्लू मनाली आप जानते हैं, तो कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश की यूरोपियन आयोग ने, मतलब यूरोप की आयोग ने, जो यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, उस आयोग ने, है ना, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड भौगोलिक संकेतक, मतलब प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, मतलब कह सकते हैं PGI, ठीक है, हाँ, प्रदान किया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि अब हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय की यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर है। ठीक, चलिए, तो आशा करते हैं कि इतनी चीजें, और बिल्कुल जैसा कि मेरा वादा है, हम बिल्कुल वादे पर खरे उतरेंगे।